वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पी ब्लॉक चैप्टर में हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन फैमिलीज को फिनिश कर लिया। हमारे पास जो लास्ट फैमिली है वो नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस को हम ग्रुप 18 में या ग्रुप 0 में पीरियोडिक टेबल में रखते हैं। और इसके जो मेंबर हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन हैं। ठीक है, ये इसके मेंबर्स हैं। तो रेडॉन को छोड़ के जो बाकी हैं सारे मोनोटॉमिक गैसेस हैं और एटमॉस्फेयर में स्मॉल क्वांटिटीज़ में फाइंड आउट किए जाते हैं और इनको रेयर गैसेस कहा जाता है। इनको एरोजेंस भी कहा जाता है। एरोजेंस का मतलब होता है कि जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कोई ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्टिविटी तो नहीं शो करते, मतलब एक्टिव नहीं होती गैसेस ये बिल्कुल भी। इसलिए इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। और जैसे कि मेटल्स में गोल्ड और प्लैटिनम जो हैं उनकी रिएक्टिविटी बड़ी कम होती है तो नोबल मेटल कहा जाता है। इसी तरह से ये जो गैसेस हैं इनको नोबल गैसेस कहा जाता है क्योंकि इनकी रिएक्ट करने की जो रिलक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि रिएक्टिविटी इज़ वेरी लेस यू कैन से। नोबल गैसेस की ऑकरेंस में अगर हम बात करें तो रेडॉन को छोड़ के जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बाकी सारी नोबल गैसेस जो हैं वो एलिमेंट्री फॉर्म में एटमॉस्फेयर में फाइंड आउट की जाती हैं। और इनकी जो परसेंटेज है ड्राई एयर में 1% है। हीलियम जो है सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, 23% है एज कम्पेयर टू 76% ऑफ हाइड्रोजन। हालांकि एयर में है ये, लेकिन टेरेस्ट्रियल अबंडेंस हीलियम की जो है वो नहीं है, वो बहुत ही कम है। तो हीलियम और नियॉन जो हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में मिनरल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पिच ब्लेंडे हो गए या मोनोज़ाइट हो गया। अगर इनको आइसोलेट करना है कमर्शियल स्केल में तो हीलियम जो है वो इसका कमर्शियल सोर्स तो नेचुरल गैस ही है, जो कि मेनली जिसमें हाइड्रोकार्बन्स वगैरह भी साथ में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हीलियम, ये नेचुरल गैसेस में फाइंड आउट किए जाते हैं। जो नेचुरल गैसेस हैं इनको हम कंप्रेस करते हैं अबाउट 100 एटमॉस्फेयर पे, फिर ठंडा करते हैं 73 केल्विन पे। और इन कंडीशंस में हीलियम जो है लिक्विफाई नहीं करती, और लेकिन बाकी जो गैसेस हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस तरह से आप प्योर हीलियम गैस को, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 99% प्योर है, उसको आप प्रिपेयर कर लेते हैं। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन जो है उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्रिपेयर किया जाता है। रेडोन जो है ये रेडियम का डिके प्रोडक्ट है और इसकी हाफ लाइफ जो है 3.82 डेज़ है, यानी कि 3.82 डेज़ में ये हाफ रह जाता है। आप केमिकल किनेटिक चैप्टर रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे हमने इसको बहुत डिटेल में हाफ लाइफ को पढ़ा था। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि रेडियम जो है जब इसकी डिसइंटीग्रेशन होती है तो हमें रेडॉन मिल जाता है, साथ में हीलियम गैस मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 है। ठीक है, मतलब इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 है। अगले पेज पे मैं दिखाता हूँ। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 है, तो नेचुरली उसकी एटॉमिक नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन ही 2 होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 होगी। तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन पी में तो जाएगा नहीं। तो सिर्फ हीलियम को छोड़ दें जिसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2 है, पर बाकी नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन जो है NS2 NP6 है, यानी कि उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, तो इनके आउटरमोस्ट शेल में 2s2 2p6 है। आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है 18 है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 3s2 3p6 है। ऐसे ही क्रिप्टन में 4s2 4p6 है। जिनोन में 5s2 5p6 है। और रेडॉन में
6s2 6p6 है, यानी कि 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, 4s2 4p6, फिर 5s2 5p6, फिर 6s2 6p6। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ns2np6 होगी। इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं, बिकॉज ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, तो नेचुरली मोनोटॉमिक फॉर्म में ही होंगी, कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं। ठीक है, आप इसके स्पेलिंग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको इंडियन इंग्लिश के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, ODOURLESS। इनकी मोनोअटॉमिक नेचर इसलिए है क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये एक स्टेबल कोर है, और मतलब इनके जितने भी ऑर्बिटल हैं वो फुली फिल्ड हैं। तो फिर इनको ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होता है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत होती है। तो नेचुरली इनकी कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल है। अगर कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल है तो फिर ये मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। डायटॉमिक फॉर्म में इनको एग्जिस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम सपोर्ट कर सकते हैं बाय दीज टू फैक्ट्स। पहली ये है कि इसकी Cp/Cv की जो रेशियो है 1.67 है, और मोनोटॉमिक गैसेस की जो Cp/Cv, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशियो जो है 1.67 है। जिन गैसेस की थर्मोडायनेमिक्स में +1 में पढ़ाते हैं, Cp/Cv की रेशियो 1.661 या 1.67 होती है, वो मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं। इसके अलावा 22.4 लीटर ऑफ नोबल गैसेस एट NTP या स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनका जो वे होता है दैट इज इक्वल टू देयर एटॉमिक मासेस इन द ग्राम। गॉट इट? तो ये जो दो फैक्ट्स हैं, ये शो करते हैं कि नोबल गैसेस जो हैं वो मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस होती हैं इनके एटॉमिक रेडियस सबसे बड़े होते हैं। हालांकि हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करने चाहिए, पर एटॉमिक रेडियस जो है वो इनके क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि नोबल गैसेस का जो एटॉमिक रेडियस है ना, वो वॉन डर वाल रेडियस की टर्म में मेज़र किया जाता है। इनके बीच में वीक वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो ये डायटॉमिक फॉर्म में नहीं होती, तो इनका कोवलेंट रेडियस भी नहीं हो सकता, ना ये मेटल है, इनका मेटालिक रेडियस भी नहीं हो सकता। तो हमने +1 में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है कि वॉन डर वाल रेडियस जो हैं वो मेटालिक रेडियस से बड़े होते हैं, और मेटालिक रेडियस जो है वो कोवलेंट रेडियस से बड़े होते हैं। तो चूंकि इनके रेडियस को मेज़र करने की टेक्निक जो है वॉन डर वाल रेडियाई की फॉर्म में मेज़र की जाती है, इसलिए इनके एटॉमिक रेडियस जो हैं पीरियोडिक टेबल में अपने अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा होते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी में तो हम यही कहेंगे कि नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो यही करेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, क्योंकि आप इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड करेंगे? NS2 है, NP6 है, तो ये ऑलरेडी फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर कहाँ पे करेंगे? इनको बाहर से इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप आगे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो हायर एनर्जी लेवल में ऐड करना पड़ेगा। हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको बाहर से बहुत सारी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सपोज़ आपके पास नियॉन है, 10 है, 1s2 2s2 2p6, ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? फिर अगर जाएगा तो 3s में जाएगा। तो इसका मतलब कि 2 जिसका क्वांटम नंबर है, एनर्जी लेवल 2 है, यानी कि n की वैल्यू 2 है, तो 2s और 2p में तो कोई जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की, तो इलेक्ट्रॉन को आप नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में ऐड कर रहे हो, तो आपको बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी रिलीज़ नहीं होती बल्कि सप्लाई होती है, तो फिर उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेस की जो है वो क्या मानी जाएगी? पॉजिटिव मानी जाएगी। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू।
और इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। नियोन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए 116 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। आर्गन और क्रिप्टॉन में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए इक्वल एनर्जी चाहिए। जिनोन में कम चाहिए, रेडॉन में और कम चाहिए। और हीलियम जो कि सबसे फर्स्ट मेंबर है नोबल गैसेस का, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही कम होते हैं, बिकॉज इनमें वीक वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। पर जैसे कि हमने पी ब्लॉक में, ऑक्सीजन फैमिली में और नाइट्रोजन फैमिली में और हैलोजन की फैमिली में पढ़ा, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, तो नीचे जाते जाते एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये हीलियम है पहला मेंबर, फिर ये नियॉन है, फिर साइज और बड़ा हो गया आर्गन, फिर और बड़ा हो गया क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, फिर और बड़ा हो गया जिनॉन। तो नीचे जाते जाते एटॉमिक साइज जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, वांडरवाल फोर्सेस जो हैं वो भी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। अगर ये इंक्रीज करेंगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। साइज इनफैक्ट जो है इंक्रीज होने से वंडरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जीनॉन और जीनॉन के एटम के बीच में इंक्रीज करेंगी। तो जब वंडरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज करेंगे। ईज़ ऑफ लिक्विफिकेशन की बात करें तो जो गैस बड़ी होगी उसको लिक्विफाई करना ईजियर होगा। तो ये डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस के बीच में। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इनको लिक्विफाई करना ईजियर हो जाता है, बिकॉज इनके बीच में वंडरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती हैं। तो ये क्लोज़र आ सकते हैं, तो इनको हम लिक्विफाई इजीली कर सकते हैं। हीलियम को लिक्विफाई करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज एक तो इसका एटॉमिक साइज़ अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, और मोर ओवर इसमें वंडरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसका मतलब कि लिक्विफिकेशन इंक्रीज करती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम हीलियम टू जिनॉन, जब हम हीलियम से जिनॉन पे मूव करते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है वो भी साइज पे डिपेंड करती है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनमें वॉन्डरवा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती हैं। और एक ये भी होता है कि ये सपोज कर लो जिनॉन है, ये उसका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, डॉटेड लाइन से जो दिखाया हुआ है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इसको आपने वाटर में डाल दिया, तो वाटर जो है वो क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। उसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वाटर इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेता है। तो वाटर जब जिनोन को सराउंड कर लेता है तो मोमेंटरली, मतलब एक मोमेंट के लिए, पाइकोसेकंड के लिए, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके न्यूक्लियस को पुश कर देता है, अपनी से पुश कर देता है। तो एक तरफ नोबल गैस के या जिनोन के पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सॉरी, न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था उसको रिपेल कर देता। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये नोबल गैस है, जब वाटर के कंटैक्ट में आएगी तो जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है वो जिनोन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल कर देता है, अपने से दूर कर देता है। तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिनोन के इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इस तरह से इसमें पोलैरिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी डेवलप होगी उतनी ज़्यादा सॉलेबिलिटी होगी। और ऊपर से नीचे जाते हुए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेटॉन, ऊपर से नीचे जाते हुए पोलैरिटी इंक्रीज करती है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज करती है। ठीक है बेटा, ऐसे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। तो इनकी इनको फ्यूज़ करना या वेपराइज करना, उसके लिए जित जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ही लो है, क्योंकि इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत ही वीक होती हैं। और जो
जब हम हीलियम से रेडॉन तक यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन ऊपर से नीचे जाते हैं तो वांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती हैं। तो उस केस में इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है। इनको चारकोल जो है अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है हीलियम को छोड़ के। तो इसका मतलब कि अगर आपने नेचुरल एयर में से हीलियम को बाकी नोबल गैसेस से सेपरेट आउट करना है तो डेफिनेटली हीलियम जो है उसको चारकोल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। पर बाकी जो नोबल गैसेस हैं वो कोकोनट के चारकोल के ऊपर लो टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इससे इसका मतलब ये है कि आप हीलियम को बाकी नोबल गैसेस के मिक्सचर से एयर में से सेपरेट आउट कर सकते हो। आप सप्लीमेंट योर नॉलेज में आई वुड लाइक टू टेल यू कि हीलियम की एक बहुत ही अनयूजुअल प्रॉपर्टी है कि लेबॉर्ट्री में जो रबर, ग्लास, प्लास्टिक होता है ये उनमें से डिफ्यूज़ कर जाता है, यानी कि डिफ्यूज़ करके कंटेनर के अंदर जा सकता है। ठीक है। और इसके अलावा नोबल गैसेस के क्लैथरेट्स होते हैं। क्या होते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके बीच में कुछ कैविटीज़ होती हैं खाली, नोबल गैसेस वहाँ पे अपने आप को फिट कर लेती हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्लैथरेट या केज कंपाउंड्स कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड नोबल गैस को अपने अंदर कैविटी में फिट होने के लिए जगह देगा, उस इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड को गैस उसको उस ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को होस्ट कहते हैं। और जो नोबल गैस वहाँ पे कैविटीज़ में जाके फिट करती है अपने आप को, उसको गेस्ट कहा जाता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में ये होता है कि इंटरस्टाइसिस होती हैं मेटल के अंदर, वहाँ पे उन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में नोबल गैसेस जो हैं वो अपने आप को फिट इन कर सकती हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है बना सकते हैं। तो हीलियम का एटॉमिक साइज़ जो है नोबल गैसेस में सबसे कम होता है। तो ये हैवी मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर जो छोटे-छोटे इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं वहाँ पे अपने आप को नोबल गैसेस जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से फिट कर सकती है। ठीक है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नोबल गैसेस के पास कंप्लीटली NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस शेल में। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये केमिकली इनर्ट है और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो तो पॉजिटिव ही है। लेकिन यहाँ से तो ये पता चलता है कि नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में इंटरेस्टेड है ना गेन करने में। लेकिन 1962 में नील बार्टलेट नाम के केमिस्ट ने देखा कि जो प्लैटिनम हेक्साफुलराइड है ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है डाई ऑक्सीजनाइल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट O2 प्लस PtF6 नेगेटिव। तो O2 जो है यहाँ पे कौन सी फॉर्म में है? पॉजिटिव फॉर्म में। तो मतलब कि O2 ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है किसको? PtF6 को, प्लैटिनम हेक्साफुलराइड को जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो 1175 किलो जूल पर मोल है और जो जिनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 1170 किलो जूल पर मोल है। तो नील बार्टलेट ने कहा कि अगर हम ऑक्सीजन का कंपाउंड प्लैटिनम हेक्साफुलराइड के साथ बना सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन इस आयनाइजेशन एनर्जी जो कि जिनोन के साथ कंपेरेबल है, तो ऑक्सीजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती तो जिनोन क्यों नहीं लूज़ कर सकती? तो उसने ट्राई करा कि ऑक्सीजन की जगह उसने जिनोन को ले लिया, PtF6 कंबाइन करके यहाँ पे देखिए जिनोन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। तो ये पहला कंपाउंड था जिसको ट्राई किया था एक्चुअली नील बार्टलेट ने 1962 में। उसके बाद ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन के कंपाउंड फाइंड आउट किए गए, लेकिन हीलियम का कोई भी कंपाउंड हमारे पास जो है वो अभी तक नहीं है। ज़्यादातर जो कंपाउंड है वो डेफिनेटली ज़ीनॉन के ही हैं और कुछ आधे क्रिप्टॉन के हैं और एक आधा रेडॉन का भी है, लेकिन हीलियम, नियॉन और आर्गन ये कोई भी कंपाउंड इनका हमारे पास नहीं है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में
जिनोन जो है वो XeF2 की फॉर्म में है, मतलब ये कंपाउंड हमारे पास है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिनोन टेट्राफुलराइड और जिनोन ऑक्सीडाइफुलराइड है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिनोन हेक्साफुलराइड, जिनोन ऑक्सी टेट्राफुलराइड, जिनोन डाई ऑक्सी डाईफ्लोराइड, जिनोन ट्राई ऑक्साइड। +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिनोन टेट्रा ऑक्साइड, फिर जिनोन ट्राई ऑक्सी, 3 बार ऑक्सीजन है ना, जिनोन ट्राई ऑक्सी, 2 बार फ्लोरीन है, डाई फ्लोराइड। ये जिनोन के कंपाउंड्स हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि जिनोन के कितने सारे कंपाउंड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कंपाउंड तो हमारे सिलेबस में ही आ गए जिनोन के। तो जिनोन डाइफुलराइड को और टेट्राफुलराइड को, हेक्साफुलराइड को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। जिनोन जो है फुलरीन के साथ चेक करके XeF2, और फिर जिनोन इसमें एक्सेस में लेना है अगर आपने XeF2 बनाना है। अगर आप जिनोन टेट्राफुलराइड बनाते हैं तो आपको जिनोन और फुलरीन की 1:5 रेशो लेनी पड़ेगी, और टेम्परेचर 873 केल्विन और 7 बार प्रेशर लेना पड़ेगा। और अगर आप हेक्साफुलराइड बनाना चाहते हैं तो जिनोन और फुलरीन को आपने 1:20 की रेशो में लेना है, और प्रेशर यहाँ पे 60 to 70 बार हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, डाइफुलराइड बनाने के लिए 1 बार प्रेशर चाहिए, टेट्राफुलराइड बनाने के लिए 7 बार चाहिए, और हेक्साफुलराइड बनाने के लिए 60 to 70 बार चाहिए। इससे ये पता चलता है कि 1 बार से 7 बार 7 टाइम इंक्रीज़ हो गया, और उसके बाद फिर ये 10 टाइम प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो हेक्साफुलराइड जो है वो बनेगा। इसके अलावा जिनोन हेक्साफुलराइड को प्रिपेयर करने का एक और भी तरीका है कि जिनोन टेट्राफुलराइड को आप डाइऑक्सिन डाइफुलराइड के साथ ट्रीट कर दें 143 केल्विन टेम्परेचर पे, जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर है, तो भी आपको जिनोन हेक्साफुलराइड जो है वो मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सारे के सारे फुलराइड्स जो हैं कलरलेस हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और सबलाइम कर जाते हैं 298 केल्विन पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। जो लोअर फुलराइड हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए आपको लो प्रेशर चाहिए, और हायर फुलराइड बनाने के लिए आपको हाई प्रेशर चाहिए, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इनकी रिडक्शन भी हो सकती है। जिनोन डाइफुलराइड, टेट्राफुलराइड और हेक्साफुलराइड ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और हेलोजन एसिड हाइड्रोजन फुलराइड प्रिपेयर कर देते हैं, और इसका मतलब ये हाइड्रोजन के साथ क्वांटिटेटिवली रिएक्ट करते हैं, और ये जितने भी फुलराइड हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि जिनकी रिडक्शन होती है उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। रिडक्शन उनकी होती है जो हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन बाहर निकल गया और जिनोन आपको मिल गया। इसका मतलब कि ये जिनोन के जो फ्लोराइड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं कि जो जिनोन के फ्लोराइड्स हैं, क्लोराइड को क्लोरीन में, आयोडाइड को आयोडीन में, सीरियम 3 को सीरियम 4 में जो है ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ तक? फिर ये मैंने जैसे कि बताया कि ये क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर रही है, तो यहाँ पे HCl लिख दिया, क्लोराइड नहीं ना लिखा, हाइड्रोजन क्लोराइड। आयोडाइड को आयोडीन में, तो आयोडाइड नहीं ना लिखा, पोटाशियम आयोडाइड लिख दिया। और सल्फेट को, सीरियम सल्फेट को, जो सीरियम का फॉर्म है, उसको भी ये ऑक्सीडाइज जो है वो कर देती है। ठीक है, इसको सीरियम को जब ऑक्सीडाइज करती है तो सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको +3 से +4 में कर देती है, इसकी ऑक्सीडेशन कर देती है। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी हैं। ये सल्फर टेट्राफुलराइड को सल्फर हेक्साफुलराइड में ऑक्सीडाइज कर देती है, और प्लेटिनम को प्लेटिनम टेट्राफुलराइड में कन्वर्ट कर देती है।
एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ज़ीनोन फ्लोराइड्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले लुईस एसिड्स के साथ रिएक्ट करके उनको अपना जो फ्लोराइड है वो डोनेट कर देते हैं। तो XeF2 है, जैसे अब यहाँ पे XeF रह गया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक फ्लोरीन PF5 ने एक्सेप्ट कर लिया, PF6 नेगेटिव हो गया, तो कटायन और एनोइन हमें मिल गए। ऐसे ही ये बाकी हैं। लास्ट में जो मेटल फ्लोराइड है ये अल्कली मेटल्स हैं। तो अल्कली मेटल्स में लिथियम नहीं, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है वो ये वाला रिएक्शन शो करते हैं। वाटर के साथ इनके रिएक्शन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये रिएक्शन जो है वो हमें पढ़ने होते हैं। ज़ीनोन डाइफ्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ज़ीनोन गैस, हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करती है। अगर ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड ले लेते हैं तो भी आपको ज़ीनोन गैस मिलती है, लेकिन यहाँ पे जैसे ज़ीनोन गैस ही मिली थी पर यहाँ पे ज़ीनोन ट्राई ऑक्साइड भी मिल गया। ठीक है, ज़ीनोन का ट्राई ऑक्साइड मिल गया, मतलब टेट्राफ्लोराइड से ट्राई ऑक्साइड जो है वो आपको मिल गया। गॉट इट? वाटर वाले रिएक्शन जरूर करने हैं, मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके वाटर जो है वो भी क्या बनाता है, ज़ीनोन ट्राइऑक्साइड बनाता है। गॉट इट बच्चा? तो ये थे हमारे हर एक तरह के ज़ीनोन के जो फ्लोराइड्स हैं उनके वाटर के साथ रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा, अब ज़ीनोन ऑक्साइड पे आ जाते हैं। ज़ीनोन ऑक्साइड की प्रिपरेशन में हमारे पास ज़ीनोन ट्राइऑक्साइड भी होता है, टेट्राऑक्साइड भी होता है। तो ये इसको ऑब्टेन करने के लिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम बेरियम पर जिनेट के साथ ट्रीट करना है। ये नाम मैंने लिखा हुआ है, बेरियम पर जिनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव यू ज़ीनोन टेट्राऑक्साइड, बेरियम सल्फेट एंड वाटर। प्रॉपर्टीज़, जो ट्राइऑक्साइड्स हैं वो कलरलेस हैं और जो ये ट्राइऑक्साइड्स हैं ये प्लूटोनियम की ऑक्सीडेशन कर देते हैं। प्लूटोनियम टेट्रा प्लूटोनियम जो है डाइवेलेंट फॉर्म में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाते हैं। और इसके अलावा ज़ीनोन ट्राइऑक्साइड अल्कलाइन मीडियम में जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन जिनेट आयन बनाती है। क्या बनाती है? हाइड्रोजन जिनेट आयन बनाती है। ये वाला हाइड्रोजन जिनेट जो है, ये वाला हाइड्रोजन जिनेट जो है फिर से हाइड्रोक्साइड मीडियम के साथ रिएक्ट करके परजिनेट आयन जो है वो बनाता है। और इनकी जो सॉल्यूशंस होती हैं परजिनेट आयन की, ये येलो कलर की होती हैं और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये थे आपके ज़ीनोन के ऑक्साइड्स। स्ट्रक्चर के लिए हम एक और लेक्चर लेंगे। और ज़ीनोन टेट्राऑक्साइड जो है वो उतना स्टेबल नहीं होता जितना कि ज़ीनोन ट्राइऑक्साइड होता है। ये डिकम्पोज करके हमें ज़ीनोन और डाइऑक्सिन गैस दे देता है। और ज़ीनोन ऑक्सीफ्लोराइड जो है ये हमारे पास ज़ीनोन ऑक्सीफ्लोराइड है। अच्छा, इसको रीड आउट कैसे करना है? ज़ीनोन ऑक्सी, 2 बार फ्लोरीन है, डाई फ्लोराइड। ज़ीनोन ऑक्सी, 4 बार फ्लोरीन है, टेट्राफ्लोराइड। ज़ीनोन 2 बार ऑक्सीजन है, डाईऑक्सी, 2 बार फ्लोरीन है, डाइफ्लोराइड। ज़ीनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड है। तो इन तीनों को बनाया हुआ है बाय द एक्शन ऑफ ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड एंड हेक्साफ्लोराइड रिस्पेक्टिवली ऑन द वाटर, you get these three compounds of oxyfluorides of xenon. Got it? स्ट्रक्चर्स इनके रह गए, उसके लिए मैं आपको एक और लेक्चर दूंगा इसका, नोबल गैसेस का, जहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कर लेंगे। आई होप लेक्चर इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच बच्चा। वी कॉल इट अ डे। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉल मी। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।